नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की खबर के साथ में। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। आज जंग का 20वां दिन है। यूक्रेन के शहरों पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो यूक्रेन झुकने को तैयार है और ना ही रूस पीछे हटने को। दोनों देश कई बार बातचीत की टेबल पर भी आए, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी है। लंबी खींचती जंग रूस की भी टेंशन बढ़ा रही है। रूस के सैन्य उपकरण और गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहे हैं। इन सब के बीच पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने यह दावा किया है कि रूस के पास सिर्फ 10 दिन का ही गोला बारूद बचा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत इस मामले में 16 मार्च को अपना फैसला भी सुनाएगी। अमेरिका की ओर से यह दावा भी किया गया है कि रूस ने अब तक यूक्रेन पर 900 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविच की माने तो रूस के साथ जंग मई तक खिंचने के आसार हैं। अमेरिकी मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच जंग में शांति समझौता मई तक होने के आसार हैं, जब रूस के पास संसाधन खत्म हो जाएंगे। हालांकि ये इससे पहले भी हो सकता है। वहीं जेलेंस्की भी लगातार जंग के बीच वीडियो मैसेज जारी कर रहे हैं। एक नए वीडियो मैसेज में जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सैनिकों के लिए जंग अब एक बुरा सपना बन गई है। उन्होंने दावा किया कि रूसी सैनिक युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं। वे यूक्रेनी सेना के लिए अपने हथियार तक छोड़कर जा रहे हैं। जेलेंस्की वीडियो संदेश में ये चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि रूसी सैनिक आत्मसमर्पण कर दें। जेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेनी लोगों की ओर से हम आपको जीने का मौका देते हैं। यदि आप हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो हम आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा इंसानों के साथ किया जाना चाहिए। वहीं मारियुपोल में आम नागरिकों की मौत के अलग अलग दावों के बीच आधिकारिक बयान भी सामने आ गया है। इसमें कहा गया है कि 14 मार्च तक रूसी हमलों में मारियुपोल में 2357 आम नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस में निराशा देखने को मिल रही है। इस बीच कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया है। तो कांग्रेस के सीनियर कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार को पार्टी के नेतृत्व से अलग होने को कहा है। उन्होंने कहा है कि यह सही वक्त है जब गांधी परिवार से कांग्रेस की लीडरशिप से हट जाना चाहिए और नेतृत्व की भूमिका के लिए किसी और व्यक्ति को मौका देना चाहिए। सिब्बल का यह बयान 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और कांग्रेस कार्य समिति की ओर से सोनिया गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाने के बाद आया है। साफ तौर पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अब गांधी परिवार को अगुवाई नहीं करनी चाहिए, लीडरशिप के लिए किसी दूसरे नेता को मौका देना चाहिए। कपिल सिब्बल का यह बयान कई मायनों में खास है। और अब क्या कांग्रेस में बगावत देखने को मिलेगी? कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कपिल सिब्बल सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि अब अगुवाई गांधी परिवार को नहीं करनी चाहिए। क्या गांधी परिवार के अलावा वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो कांग्रेस का नेतृत्व कर सकता है? इसको लेकर के भी सुगबुगाहट तेज है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं और क्या गांधी परिवार अगुवाई करता हुआ नजर आएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। कपिल सिब्बल ने विचार मंथन सत्र आयोजित करने के पार्टी के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व कुकूलैंड में रह रहा है। अगर उसे 8 साल बाद भी पार्टी के पतन के कारणों के बारे में पता नहीं है। G23 नेताओं ने 2020 में सोनिया गांधी को पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की थी। सिब्बल कांग्रेस के पहले वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने मांग की कि गांधी परिवार एक नए नेता के लिए रास्ता बनाए। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को स्वेच्छा से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी ओर से नामित बॉडी उन्हें कभी नहीं बताएगी कि उन्हें सत्ता की बागडोर जारी नहीं रखनी चाहिए। तो साफ तौर पर सीधा गांधी परिवार पर कपिल सिब्बल ने हमला बोला है और इस बयान के मायने बड़े हैं। कपिल सिब्बल की माने तो अब अगर गांधी परिवार कांग्रेस के नेतृत्व करने से हट जाता है, किसी नए नेता को मौका मिलता है, तो फिर कांग्रेस
का पुनरुद्धार हो सकता है, लेकिन अगर गांधी परिवार ही नेतृत्व करता है तो फिर कांग्रेस के पुनरुद्धार की जो संभावनाएं हैं वो कपिल सिब्बल को कम नजर आ रही हैं। लिहाजा उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि गांधी परिवार को नेतृत्व अब नहीं करना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या किसी तरह के बदलाव के आसार नजर आते हैं या फिर नहीं। बुलेटिन में अब बात द कश्मीर फाइल्स की भी कर लेते हैं। दरअसल कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों सुर्खियों में है। लोग इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द दिखाया गया है। फिल्म में 1990 के दौरान कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस बीच सोमवार को संसद में भी पंडितों के पलायन का मुद्दा उठा। मौका था जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा का। सोमवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। मसला जब जम्मू कश्मीर से जुड़ा हो तो ऐसा होना तय भी था। सदन में जम्मू कश्मीर के बजट पर हुई चर्चा में जितनी बात बजट को लेकर हुई, उससे ज्यादा चर्चा वहां आतंकवाद, धारा 370 और पंडितों के पलायन को लेकर हुई। बीजेपी के ज्यादातर सांसदों ने कश्मीर घाटी से हुए पंडितों के पलायन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला तो विपक्ष ने सरकार से पूछा कि इन पंडितों को वहां क्यों नहीं बसाया जा रहा है। चर्चा के दौरान कई सांसदों ने पाक अधिकृत कश्मीर पीओके का मामला भी उठाया। बीजेडी के भृतहरि मेहताब, बीजेपी के जामयांग शेरिंग और जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य के बजट में पीओके के लिए भी सांकेतिक तौर पर अलग बजट बनाने का सुझाव दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बावजूद राज्य में हालात में कोई सुधार नहीं आया है। चर्चा के दौरान फिल्म कश्मीर फाइल्स का भी बार बार जिक्र आया। कई सदस्यों ने फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री करने की भी मांग की है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसके तहत कई आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि आतंकियों अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी बीच दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपोरा के चरोसा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकियों को ढेर किया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। पुलिस की एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने चरोसा इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है। किसी भी आतंकवादी के बच निकलने की संभावना नहीं है, तो एक आतंकवादी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो इलाके में छिपे आतंकवादियों की संख्या 2 से 3 हो सकती है। फिलहाल एक को मार गिराया गया है। यह आतंकी किसी संगठन से संबंधित हैं। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। अभी भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। पुलिस की माने तो तड़के चरोसा इलाके में आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना के बाद यहां तलाशी अभियान चलाया गया था। जैसे ही सुरक्षाकर्मी इलाके में पहुंचे और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया, इलाके में छिपे आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी तुरंत अपनी पोजीशन लेते हुए आतंकियों पर गोलीबारी का जवाब देना शुरू किया। हालांकि बीच में गोलीबारी रोककर सुरक्षा बलों ने छिपे आतंकियों को आत्मसमर्पण करने को भी कहा, लेकिन आतंकी हथियार डालने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की कर लेते हैं। भारत में तो कोरोना से हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। जो दैनिक कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन चीन में एक बार फिर कोरोना कहर बरपा रहा है। चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर मचा रहा है। बीते दिन यहां रिकॉर्ड 5,280 नए केस दर्ज हुए हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन यानी कि एनएचसी के मुताबिक कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए मामलों की ये सबसे बड़ी संख्या है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए करीब 10 शहर और काउंटीज में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन के टेक हब कहे जाने वाले शहर शेनझेन में भी लॉकडाउन है। बीते दिन यहां 75 नए केस मिले हैं। इस तरह करीब 17 मिलियन यानी कि 1,70,00,000 लोग घरों में कैद कर दिए गए हैं। पूरे चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट
की दस्तक देखने को मिल रही है। काफी तेजी से ये वेरिएंट फैल रहा है। एनएफसी के आंकड़ों के मुताबिक इस बार कोरोना की सबसे ज्यादा मार जिलिन प्रांत पर पड़ी है। यहां सोमवार को 3000 से ज्यादा डोमेस्टिक ट्रांसमिशन पाए गए। बीते दिन चीन के मुख्य भूभाग के कई शहरों में संक्रमण के 1337 मामले सामने आए। चीन के मुख्य भूभाग पर शेनझेन से लेकर किंगदाओ तक के लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि यूरोप या अमेरिका या हांगकांग शहर में आने वाले संक्रमण के मामलों से ये संख्या कहीं कम है। हांगकांग में रविवार को कोरोना वायरस के 32,000 मामले आए। सरकार ने संकेत दिया है कि वो समय रहते संक्रमण के प्रसार को रोकने की अपनी सख्त रणनीति कायम रखेगी। संघाई फूडान विश्वविद्यालय से जुड़े एक अस्पताल में संक्रामक रोग के प्रमुख विशेषज्ञ झांग वेनहोंग ने कहा है कि मुख्य भूभाग में संक्रमण के मामले शुरुआती स्तर में है और इनमें ज्यादा बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। तो कोरोना एक बार फिर से चीन में कहर बरपा रहा है और ये दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि अब चीन इस पर किस तरह से कंट्रोल करता है, क्योंकि हमने देखा था कि चीन से जब एक बार कोरोना फैला था तो उसने पूरी दुनिया में किस तरह से तबाही मचाई थी। हालांकि अब चीन ने शुरुआती तौर पर 10 शहरों में और काउंटीज में लॉकडाउन जरूर लगा दिया है, लेकिन कोरोना का प्रसार रोकना बेहद जरूरी है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।